Assalamualaikum dear students, welcome to Physics Hub with Aisha. I am back with the next topic which is representation of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पिछले टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था बेसिकली और उसकी इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। सपोज वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज और इसके इर्द गिर्द एक रीजन है जिसमें इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। इस रीजन में अगर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं तो ये चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, which will be along the line joining the two charges and it will be outward. चाहे हम यहाँ पे वो चार्ज प्लेस करें या ना करें, we know that it will be outward. It will experience a force in outward direction. Similarly, यहाँ रखेंगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे जाएगा, and so on. अब ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें इमेजिनरी लाइंस कंसिडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट हमें एक साइंसदान ने दिया था, माइकल फैराडे इन 19th सेंचुरी, जिसको हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करें तो ही हमें ये लाइंस मिले। ज़ाहिर ये रियल लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हैं, तो चाहे टेस्ट चार्ज प्लेस किया या नहीं किया, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं ये मौजूद होंगी और इनको हम इमेजिन इसी तरह करेंगे दैट फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज द लाइंस आर आउटवर्ड गोइंग, रेडियली आउटवर्ड। इफ वी टेक अ नेगेटिव चार्ज, अगर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं अलग से, इसको मैं नियर नहीं अलग कंसिडर कर लेती हूँ, वी हैव अ नेगेटिव चार्ज और इसके रीजन में विच इज द रीजन ऑफ इट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके रीजन में हम अगर प्लेस करते हैं, नॉट नेसेसरीली कि हम प्लेस करें ही करें, अगर हम प्लेस करेंगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली यहां से कुछ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा एंड सो ऑन। तो ये जो लाइंस हमें मिल रही हैं फोर्स की, ये हम कंसिडर कर लेते हैं फॉर द लाइंस ऑफ फील्ड। तो इसको हम नाम देते हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब हमें अगर ये जानना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है कि हम ये देख लें कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डेंस हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डेंस नहीं है। अगर आप इस सोर्स पॉइंट चार्ज के, चाहे आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, अगर आप इसके करीब देखते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा डेंस होंगे, अगर आप दूर देखते हैं तो डेंस कम होंगे। अब आप देखें यहां पर अगर हम एक स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे एक यूनिट एरिया कंसिडर कर लें, सपोज हमारे पास एक यूनिट एरिया है, आप एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लें, सपोज यू हैव अ वायर जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और आप इसको डिफरेंट रीजन्स में रख के देखते हैं कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से गुजर रही हैं, तो आप देखेंगे कि नियर द सोर्स चार्ज इसमें से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी, जबकि जब आप इसको दूर लेके जाएंगे, सपोज कि यही एरिया हम यहां पर ले आते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद बहुत कम गुजर रही है। तो जहां पर ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं पर यूनिट एरिया, हम कहेंगे कि वहां पे फील्ड स्ट्रांग है। जहां पे कम लाइंस गुजर रही हैं, इसका मतलब है कि वहां पे फील्ड वीक है। ये तो हो गया इंडिविजुअल चार्जेस का मामला। अब हम इस टॉपिक में बेसिकली कितने पार्ट स्टडी करना चाह रहे हैं, पहला तो यही पार्ट था जो कि अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल चार्जेस के लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद पेयर ऑफ चार्जेस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं कि इफ वी हैव पेयर ऑफ चार्जेस, जो कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर पेयर ऑफ चार्जेस हो तो उस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शेप इख्तियार करेगा। तो वी डिस्कस्ड इंडिविजुअल चार्जेस फर्स्ट, या फिर इंडिविजुअल चार्जेस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। हमने पहले
पॉजिटिव, फिर नेगेटिव कंसिडर किया। फिर उसके बाद हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे लाइंस लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of oppositely charged parallel plates, oppositely charged parallel plates, and then ultimately जो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ a charged sphere near a neutral metal plate। ये मुख्तलिफ सिचुएशंस है कि अगर एक चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, अगर दो चार्जेस हैं तो उसकी फील्ड कैसे बनेगी, अगर ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं तब कैसे बनेगी, और अगर हम एक न्यूट्रल मेटल प्लेट नियर रख दें चार्ज स्फीयर के तब कैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेंगी। तो हम बारी बारी इन सब सिचुएशंस को पढ़ते हैं। पहला केस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब हम दूसरा केस डिस्कस करने वाले हैं in which we have to take the pair of charges. So let's see what type of field lines and electric field is obtained for pair of charges. Suppose we have one of the charge to be positive and another charge to be negative, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी फील्ड लाइंस जो है वो आपको नजर आ रही हैं कि अब ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि कर्व्ड है, तो हम यही समझना चाह रहे हैं कि ये कर्व्ड कैसे होगी। अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस या नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट कर रहे हो तो हम उनका रिजल्टेंट निकालते हैं थ्रू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एंड एडिशन इज नथिंग बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि इस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्ट करेगा, दैट वी ऑलरेडी नो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, अब यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे एक्ट करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, उसको हम जरा बारीकी से समझते हैं। अब इस पर्पस के लिए हम मुख्तलिफ पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। जिस डायरेक्शन में इन्होंने कर्व लिया है इसमें से किसी एक कर्व के पॉइंट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि उन पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट फर्स्ट, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप याद करें कूलॉम्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स की एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, F was equal to K Q1 Q2 by R squared, जिसमें K की वैल्यू थी 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर्ड। किस केस में, जब चार्जेस के बीच में हमारे पास कोई मीडियम मौजूद ना हो बल्कि इसमें वैक्यूम हो, तो हम यही सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं। इनके बीच में कोई मीडियम मौजूद नहीं है। अब आप देखें फोर्स का जो रिलेशनशिप है आर के साथ वो किस किस्म का है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये हम जानते हैं कि अगर इस पॉइंट पे हम कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, बाय कन्वेंशन दिस टेस्ट चार्ज हैज टू बी पॉजिटिव। ये कन्वेंशन एक सेट ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर टेस्ट पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो दिस पॉजिटिव विल बी रिपेलिंग दैट पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल बी अट्रैक्टिंग दैट पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट चार्ज। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा या इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। अब आप देखें, हम जानते हैं कि फोर्स का फासले के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो जिसका फासला कम है उसके लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा, जिसका फासला ज्यादा है उसके लिए मैग्नीट्यूड कम। तो अगर हम इनका फासला देखें, रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस फ्रॉम दीज टू चार्जेस, जो कि सोर्स चार्जेस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, जो चार्जेस फील्ड दे रहे हैं वो सोर्स चार्जेस हैं, जिस चार्ज को रख के इनकी फील्ड को टेस्ट किया जा रहा है वो टेस्ट पॉइंट चार्ज है। ओके, आप इस
फासले को देखें, सपोज दिस बी R1 एंड दिस बी R2, R1 इज फार मोर लेस देन R2, इट मीन्स कि ये जो फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स F1, ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू F2. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन. अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, फासला तो आपको कम नजर आ रहा है बट फोर्स इसका ज्यादा होगा, तो फोर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इन लाइन फॉर्म, ठीक है, तो दिस फोर्स व्हिच इज F1 दैट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन F2. इसका मतलब है कि F2 को मुझे कम कंसिडर करना होगा. तो इस पर आप जब कलेक्टिव इसका एडेड सम लेंगे, दिस इज F2, head of first vector is joined with the tail of the second vector. आप जब first vector का tail last vector के head के साथ join करते हैं तो आपको इनका resultant मिलता है as an added sum. So F1 और F2 को हमने add किया according to head to tail rule to get the resultant of these two forces which are acting on a single point. तो आपको जो resultant यहाँ पे force मिला, that is in this direction. ये इसका resultant हमें मिला. तो हमने इस force को और इस फोर्स को रिमूव कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे नेट फोर्स को देखना है, इंडिविजुअल फोर्स को तो देखना नहीं है. तो इस पॉइंट पे हमें कंफर्म हो गया कि डायरेक्शन क्या बनी. ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं. इस पॉइंट पर आ जाते हैं. इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, यहां से इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और इसकी तरफ से जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसका फासला हो गया R1, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको R2 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, अब हम जरा दोबारा देखते हैं कि डायरेक्शन फोर्स की क्या बनेगी. अब ज़ाहिर है फासला ये थोड़ा बढ़ गया तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. तो अभी हमने जितना मैग्नीट्यूड शो किया था इस फोर्स के लिए, अब हम थोड़ा कम फोर्स शो कर लेते हैं. यहाँ पर आपको ये डायरेक्शन सेम नजर आ रहे हैं, बल्कि जबकि ये सेम नहीं होंगे. ठीक है, मैं मैन्युअली इसको ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए आपको ये डायरेक्शन सेम नजर आ रहे हैं. बहरहाल चलें, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास थोड़ा कम हो गया. ठीक है, लेकिन अभी भी इसका फासला R1 से ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका फोर्स क्या होगा, कम होगा. तो अगर हम अब देखें यहाँ पे ये डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट हो गई है. चलें दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. अब जब हम यहाँ पे F1 के साथ F2 को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है इन दोनों के एडिशन की वजह से वो कुछ इस डायरेक्शन में हमें मिल जाता है. ये हमें रिजल्टेंट मिला. इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे ना तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ना ही इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, बल्कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है. सिमिलरली हम अगर कोई और पॉइंट लेंगे तो उस पर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कोई एक फोर्स तो एक्ट नहीं करी. चले अब हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं. इस पॉइंट पर के लिए अब अगर हम फासला देखें फ्रॉम बोथ द सोर्स पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहां से यहां तक हमें मिल गया R1 और यहां से यहां तक हमें मिल गया R2. अब आप देखें R1 फासला ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू R2, तो इसका मतलब है कि इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. इफ वी आर नेमिंग दिस फोर्स टू बी F1 एंड दिस फोर्स टू बी F2, तो दिस टाइम F1 इज ग्रेटर देन F2, तो हम इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कम लेंगे. इसको हम थोड़ा कम ले लेते हैं, डायरेक्शन को सेम रखेंगे. इस फोर्स को हमने कम ले लिया जबकि इस फोर्स को हमने ज्यादा ले लिया. अब इनका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे which is the added sum of both, that comes out to be in this direction. ठीक है, आपको जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से मिलेगी. अब इसका जो रिजल्टेंट है वो हमें कुछ
इस डायरेक्शन में मिला। तो इसका मतलब हुआ कि ना तो फोर्स ये एक्ट कर रही है इंडिविजुअली, ना ही ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे, बल्कि इस पॉइंट पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। इस तरह से आप जब तमाम रिजल्टेंट डायरेक्शंस को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक कर्व्ड लाइन ऑफ फोर्स मिल जाएगी, जो कि कॉम्बिनेशन है तमाम रिजल्टेंट फोर्सेस का। हर पॉइंट पे जो दो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से कर्व मिलता है। अब जब हम इसको थोड़ा फाइनली ड्रॉ करें, ये तो एक रफ स्ट्रक्चर था, इसको जरा अब फाइनली ड्रॉ कर लेते हैं। इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, एंड वी ड्रॉ ऑल द पॉइंट्स, इनके तमाम जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो एज अ रिजल्टेंट हमें मिले, जब हम उनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से कर्व्ड लाइंस मिल जाती हैं, कर्व्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ आपको मैं एक और पॉइंट समझा दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपको आना चाहिए। हमने फर्स्ट ईयर में मुख्तलिफ टॉपिक्स में टेंजेंट के बारे में जिक्र किया था। किसी भी कर्व पे एक पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी होती है। सपोज कि अगर हम सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। उस पॉइंट पे पहले तो हम उस कर्व को कंप्लीट रेडियस कंसिडर करके उसका रेडियस जज करते हैं और उस पॉइंट के लिहाज से रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। सो दिस इज द टेंजेंट जो कि इस पॉइंट में से गुजरते हुए इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप उस पॉइंट पर उसका टेंजेंट ले लेंगे। वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। अगर हम ये पॉइंट उठाते हैं तो इस पर डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये पॉइंट उठाते हैं तो इस पर कुछ इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उन पॉइंट के रिस्पेक्टिव रेडियस के साथ उस पॉइंट में से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो उस रेडियस के साथ तो हम कहते हैं कि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है और अलोंग द टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो ये पॉइंट एक था जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। चलें अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, ज़रा यहाँ से भी लाइंस ऑफ फोर्सेस मिलेंगी जो कि इस तरह से होंगी। सेंटर में अलबत्ता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा स्ट्रेट लाइन में, ये इसको स्ट्रेट लाइन में अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से कुछ इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स जाएगी एंड सो ऑन, वी आर गेटिंग ऑल लाइंस टू बी कर्व्ड। अब आते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे आप देखें, अगर यहाँ पर आप चार्ज रखेंगे तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस कम होगा क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा। सिमिलरली ये लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से मिलेगी, यहाँ पे बिल्कुल आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से होगा। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्शन मैंने गलत बना ली, कुछ यूं डायरेक्शन आपको मिलेगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखें, चाहे हमने इंडिविजुअली देखा था चाहे हम यहाँ पे देख रहे हैं, lines of forces are emerging from positive charge and are terminating on negative charge। ये देखिए, emerging from positive, terminating on negative। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है या फिर यूनिफॉर्म नहीं है। तो the answer is that it is not uniform। In order to judge whether the electric field is uniform or not, uniform का क्या मतलब है? Same। We have to see कि क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी सेम है या सेम नहीं है पर यूनिट एरिया।
या नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास क्या सेम है या डिफरेंट है पर यूनिट एरिया। अगर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस सेम मिलती है मुख्तलिफ रीजन्स के लिए तो इसका मतलब है कि आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, लेकिन अगर वो वेरी हो रही है तो इट मींस दैट यू आर नॉट गेटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर एरिया ले लेते हैं, दिस इज द यूनिट एरिया सपोज वी आर टेकिंग एंड वी आर टेस्टिंग डिफरेंट रीजन्स। सेम यूनिट एरिया को यहां रखा, अब सेम यूनिट एरिया को हम रखते हैं यहाँ पे। अब आप देखें यहां पर आपको ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस नजर आ रही हैं पर यूनिट एरिया, यहां पर आपको कम लाइंस नजर आ रही हैं पर यूनिट एरिया। इट मींस यहां पर डेंसिटी लाइंस ऑफ फोर्सेस की ज्यादा है जबकि यहां पे डेंसिटी कम है, which means that field is stronger at this region and weaker at this region। तो अगर एक तरफ स्ट्रांग है दूसरा तरफ वीक है या इस किस्म की आपको सिचुएशन मिल रही है कि वेरी हो रही है वैल्यू, तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, चले इतना तो हमें आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। वी हैड टेकन वन ऑफ द चार्ज टू बी पॉजिटिव एंड अदर वन नेगेटिव। अब हम जरा लाइक चार्जेस के लिए देख ले, हमने अनलाइक चार्जेस लिए थे, अब हम ले लेते हैं लाइक चार्जेस। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट, व्हाट टाइप ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस डू वी गेट। Suppose this one is positive charge and this one is also positive charge। अच्छा अब क्या होगा, यहां पे सपोज हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। अच्छा अब आप देखें अगर यहां पर हमने टेस्ट चार्ज रखा विच अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन शुड बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव भी इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव भी इसको रिपेल करेगा। अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये इसको कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और अगर ये रिपेल कर रहा है तो कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब वही एक्सप्रेशन दोबारा से लिखती हूं मैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी कूलम्स लॉ की वो कुछ इस तरह से थी कि F was equal to K Q1 Q2 by R square। तो फोर्स का किस किस्म का रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर पॉजिटिव के करीब है Q नॉट, इस पॉजिटिव से बहुत दूर है। R1 इज लेस देन R2, तो इसका मतलब हुआ F1 विल बी ग्रेटर देन F2। इसको F1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको F2 कंसिडर कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पर एट अ टाइम दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो टोटल फोर्स नेट फोर्स इस पर कितना एक्ट करेगा, दोनों का एडेड सम। दोनों का एडेड सम हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब हम जब इनको ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो F1 का जो फासला है आपको इस चार्ज से जो नजर आ रहा है क्यू टेस्ट चार्ज तक, दैट इज स्मॉल। तो इसका मतलब है कि इसका फोर्स ज्यादा होगा, तो मैं इसके फोर्स को बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दिस इज F1। जबकि F2 ज्यादा फासला होने की वजह से कम होगा, तो इसको मैं छोटी लाइन से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, सो दिस इज F2। By joining the tail of the first vector with the head of the last vector, we get the resultant vector। इसका मतलब है इस पॉइंट पे फोर्स ना तो इस डायरेक्शन में है ना ही इस डायरेक्शन में है, बल्कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट सम है इस पॉइंट पे डायरेक्शन एग्जैक्टली वही बन जाती है, दिस इज द डायरेक्शन। अब हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, F1 हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, और जो यहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहां से भी रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन अगर आप फासला देखें तो अभी भी F1 का फासला, अगर ये R1 हो ये R2 हो, तो R1 अभी भी R2 से कम है। इसका मतलब है कि F1 इज स्टिल ग्रेटर देन F2। अगर हम इनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली ज्वाइन करवाएं, तो कैसे इनको ज्वाइन करेंगे, अब इसके हेड के साथ हम इसका टेल ज्वाइन करते हैं, कुछ इस तरह से हमें इनका एडेड सम मिला। जब हमने इनको ज्वाइन किया तो हमें रिजल्टेंट के तौर पे F1 और F2 के रिजल्टेंट के तौर पे ये फोर्स मिला। इसका मतलब है कि ना तो इस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है ना ही ये फोर्स एक्ट कर रहा है, बल्कि इस पर इन दोनों का रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, विच इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में।
इसी तरह आप मुख्तलिफ पॉइंट्स के जो रिजल्टेंट है, ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, जब आप इनको ज्वाइन करते हैं तो आपको इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स मिलेगी, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स एंड सो। तो ऐसी हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस मिलेंगी। इसको रेस कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन को भी रेस कर देते हैं। ये जो लाइंस हैं वो भी ऐसे आ जाएंगी, जस्ट लाइक द लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच आर रिप्रेजेंटेड अबव। ठीक है, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें मिल जाएंगी। ये लाइन ऑफ फोर्स आ जाएगी कुछ इस तरह से। सिमिलरली ये लाइंस ऑफ फोर्सेस आ जाएंगी इस तरह से। अगर आप इस साइड पर रखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से होगी। अब ये इफेक्ट कैसे हो रहा है, ये इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्सेस आ जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो आपको फिगर में, बुक की फिगर में बहुत ही फाइन फॉर्म में नजर आ रहा है। मैं मैनुअली बना रही हूँ तो ये फिगर आपको आइडियली नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें मिड में अगर आप देखें, यहाँ पर ऐसा रीजन मिला है जिसमें कोई आपको लाइन ऑफ फोर्स नजर नहीं आ रही। जिस रीजन में कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, इसका मतलब है उसमें कोई फील्ड मौजूद नहीं है, देयर इज नॉट एनी फील्ड प्रेजेंट। इस रीजन को कहते हैं जीरो फील्ड रीजन, जीरो फील्ड रीजन, या फिर इसको न्यूट्रल जोन भी कहा जाता है, न्यूट्रल जोन। कोई फील्ड इसमें नहीं है। इसका मतलब है अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करेंगी तो वो कोई फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कॉन्सेप्ट कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हों, उनके मिड में जो एक एरिया होगा उसमें अगर आप कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि वो किसी किस्म का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, because that will be a zero field region, because that is free of lines of forces, इसमें कोई लाइन ऑफ फोर्स मौजूद नहीं है। अच्छा, अब आप देखें, अगर हम कंसिडर कर ले नेगेटिव चार्जेस इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो उसके लिए सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा। पॉजिटिव चार्जेस के लिए यू हैव द लाइंस ऑफ फोर्सेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, जबकि आपको नेगेटिव चार्जेस के लिए inward मिलेगी। Suppose we have this charge negative, this is also negative. We have the lines of forces like this. यहाँ पे लाइन ऐसे आ जाएगी, यहाँ से ऐसे आ जाएगी। Similarly, lines of forces कुछ इस तरह से आपको मिलेंगी। Then like this, ठीक है, यहाँ से भी लाइंस कुछ ऐसे आ रही हैं, यहाँ से भी लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी, but the difference will be of the direction। जो डायरेक्शन है वही चेंज होगा, बाकी इसके अलावा किसी किस्म का जो चेंज है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस में नहीं आएगा। डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यानी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, लाइंस ऑफ फोर्सेस आर टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनेटिंग का क्या मतलब है, लाइंस ऑफ फोर्सेस आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी। इसमें भी मिड में जीरो फील्ड रीजन होगा, यानी इसमें किसी किस्म की जो लाइन ऑफ फोर्स है वो मौजूद नहीं है। चले अब हम आते हैं थर्ड केस की तरफ, विच इज ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अब हम ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के बीच में देखना चाह रहे हैं कि किस किस्म का फील्ड बनेगा। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं प्लेट पॉजिटिवली चार्ज। सपोज दिस इज अ प्लेट व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, और हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने वो बिल्कुल सेम हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। चलिए यहाँ पर हम नेगेटिव चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इस रीजन में देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस किस्म का मिलेगा। ये तो हमने जान लिया कि अगर हम इंडिविजुअल चार्ज लेते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव अलग, तो इनकी जो फील्ड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि वो चेंज हो रही है
करीब फील्ड स्ट्रांग है और दूर फील्ड वीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है। अब आपने नेगेटिव चार्जेस के लिए देखा कि उसमें भी हमारे पास इनवर्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस थी, लेकिन वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं थी, यानी सेम नहीं थी। यूनिफॉर्म का मतलब सेम। जब आपने पेयर ऑफ चार्जेस लिए, चाहे लाइक चाहे अनलाइक, उसमें भी आपने देखा कि हमारे पास फील्ड यूनिफॉर्म नहीं थी, सेम नहीं थी। कहीं पर जीरो फील्ड था, कहीं पे ज्यादा था, कहीं पे कम था, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे थे वैसे वैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से दूर होती जा रही थी, जिसकी वजह से फील्ड सेम नहीं था। अब हम देखना चाह रहे हैं इस इन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में। अब आप देखें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपनी एक फील्ड बनाएगा। आप इमेजिन करें, इट विल बी इन ऑल डायरेक्शंस रेडियली आउटवर्ड। यहां से जो फील्ड बनेगी दैट विल बी रेडियली इनवर्ड, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द भी नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को, एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल करेंगे। जैसे आप अगर ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं किसी भी पॉइंट पे विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। इसी तरह से यहां पर भी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ एक आपके पास लाइन ऑफ फोर्स बचेगी जो कि रिपल्सिव फोर्स होगी, कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जो कि टेस्ट चार्ज की सूरत में हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली दिस नेगेटिव विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी, यहाँ से भी रिपेल किया जाएगा और यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा, यहाँ से भी रिपेल किया जाएगा और यहाँ अट्रैक्ट किया जाएगा, और ये तमाम केसेस के लिए ये वैलिड होगा। यहाँ पर भी यही सिचुएशन है इन बिटवीन। लेकिन अगर आप साइड्स पे देखेंगे तो साइड्स पे ये मामला नहीं होगा। व्हाट विल बी द रीजन फॉर दैट? रीजन ये है कि यहाँ पर इस पॉजिटिव के पास ये पॉजिटिव चार्ज था जो कि इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलावा बाकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा था। सिमिलरली इस नेगेटिव के साइड पे एक और नेगेटिव था जो कि इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा था। लेकिन अगर हम इस पॉजिटिव के साइड पे देखें, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इस पॉइंट पे ये इसको इस डायरेक्शन में धकेलेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हम जब इन फोर्सेस को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो इनका आपको रिजल्टेंट मिलेगा हर पॉइंट पे, और जब आप उन तमाम रिजल्टेंट फोर्सेस को कंबाइन करेंगे लाइन की सूरत में तो आपको एक कर्व्ड लाइन मिलेगी। सिमिलरली इस सिम्प्ट में भी आपको इसी तरह से कर्व्ड लाइन मिलेगी। नेचर चेंज नहीं होगा, यानी ओरिजिनेट पॉजिटिव से ही हो रहा है, टर्मिनेट नेगेटिव पर ही हो रहा है, बट नाउ द लाइन इज नॉट स्ट्रेट बट दैट इज कर्व्ड। तो हम कहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स है एंड्स पे, ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी बल्ज हो रही है, इट इज बल्जिंग आउट। इस किस्म की फील्ड को कहा जाता है फ्रिंजिंग फील्ड। फ्रिंजिंग फील्ड, अगर हमें इस फ्रिंजिंग फील्ड को अवॉइड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्लेट को, इन दोनों प्लेट्स को इनफाइनाइट कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो ये जो बल्जिंग फील्ड हमें मिल रही है एंड्स में, ये खत्म हो जाएंगी और हमें तमाम जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट मिल जाएंगे। अब आप जरा देखें यहाँ पे, अगर आपको तमाम लाइंस स्ट्रेट मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो डायरेक्शन आपको बिल्कुल सेम नजर आ रही है, दूसरा अगर आप एक एरिया लेते हैं, यूनिट एरिया, और उसको कहीं पर भी प्लेस करते हैं तो यू गेट टू नो दैट यू आर गेटिंग एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस एट
each and every area, जिसका क्या मतलब हुआ, जिसका मतलब ये है कि द फील्ड इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, फील्ड कब चेंज हो रही थी, जब आप डिफरेंट एरियाज में यानी सेम यूनिट एरिया के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स में रखते हुए आपको डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्सेस मिल रही थी। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इट मींस वी आर गेटिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल सकता है और वो क्यों यूनिफॉर्म होता है। तो आप इसका क्या जवाब देंगे कि हमें ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और यूनिफॉर्म क्यों होता है, क्योंकि ना तो उनकी डेंसिटी में फर्क आ रहा है और ना ही डायरेक्शन में फर्क आ रहा है, जिसकी वजह से we get the same electric field which is called the uniform electric field. Okay, अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ जो कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑन सरफेस ऑफ मेटल प्लेट आपको दिया गया है। अगर आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है, सपोज यू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा भी बता रही हूँ कि किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस पर रिजाइड करेगा। अगर हम इसको एक न्यूट्रल मेटल प्लेट के करीब लेकर आते हैं, सपोज दिस इज ए न्यूट्रल मेटल प्लेट, हमने ज़ाहिर है इसको टच नहीं किया, दिस इज ए न्यूट्रल मेटल प्लेट। इसकी फील्ड की वजह से क्या होगा, एज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल प्लेट के, वो थोड़े से डिस्प्लेस हो जाएंगे और पॉजिटिव दूसरी साइड पे आपको मिल जाएगा। सो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड अ बिट। ये कंप्लीटली रिमूव नहीं हुए एटम से, लेकिन स्लाइटली एटम में डिस्प्लेस हो गए हैं इस सरफेस की तरफ। तो अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे अब कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो जो आपको चार्ज मिला इस साइड पे नेगेटिव की सूरत में, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके करीब, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, नेगेटिव का कम होगा। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा इसका इफेक्ट कम हो जाएगा पॉजिटिव स्फेयर का, नेगेटिव का इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं, पॉजिटिव स्फेयर का अट्रैक्शन रिपल्शन कम होता जाएगा और नेगेटिव का बढ़ता जाएगा। तो वी विल गेट अ लाइन ऑफ फोर्स लाइक दिस। सिमिलरली इस पॉइंट पर आपको लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। डायरेक्शन हम वही ड्रॉ करेंगे, इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव, इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव। यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में मिल जाएगा एंड वी विल गेट द लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई फॉर लाइंस ऑफ फोर्सेस डिफरेंट कंडीशंस में। पहले हमने कंडीशन डिस्कस किया फॉर इंडिविजुअल चार्जेस, देन वी डिस्कस द कंडीशन फॉर पेयर ऑफ चार्जेस, दोनों केसेस के लिए फॉर लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस, देन वी डिस्कस्ड the lines of forces for oppositely charged parallel plates, and in the end we discussed the lines of forces between a positively charged sphere and a neutral metal plate. उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।